देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट से, सेक्शन 35 एडी। सेक्शन 35 एडी क्या चीज़ बात करता है, ये सेक्शन नंबर भी याद रखना, काम आएगा बहुत। सेक्शन नंबर बहुत बार सिर्फ सेक्शन नंबर से भी पूछा जाता है क्योंकि ये इतना पॉपुलर सेक्शन है। सेक्शन 35 एडी बात करता है कुछ दुनिया में स्पेसिफाइड बिजनेस है जिनको कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह माइनस करना अलाउ किया जाता है। पहले बात समझना, जिनको बोला जा रहा है कि तुम मशीन खरीदो, उसको भी फुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह तुम्हारे टर्नओवर से माइनस कर लो, यानी स्टार्टिंग के कई साल तक तुमको प्रॉफिट देना, टैक्स देना नहीं पड़ेगा क्योंकि अच्छा खासा लॉस आ जाएगा उस केस में, तो तुमको टैक्सेस देना नहीं पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ये क्यों चाह रहे हैं और वो कौन से बिजनेस है? देखो तुम लोग पढ़ के ये समझोगे, वो ऐसा कुछ बिजनेस है जो कि गवर्नमेंट चाहता है कि देश में बहुत डेवलप हो, क्योंकि ये ऐसे ऐसे बिजनेस का लिस्ट होगा जो प्रॉपर्ली इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और के बारे में बात करेगा। तो स्पेसिफाइड एसएससी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ क्या क्या, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ कोल्ड चेन फैसिलिटी। कोल्ड चेन फैसिलिटी जानते ही हो, कोल्ड स्टोरेज का बात हो रहा है। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग, देखो यहाँ पे सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग दोनों बोल रहे हैं। और वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो कोल्ड चेन फैसिलिटी हो या एग्रीकल्चर के लिए वेयर हाउस बनाना हो, गवर्नमेंट चाहता है ये सब देश में बने ताकि प्रोडक्ट्स बर्बाद नहीं हो, किसानों का हेल्प हो जाए। लेइंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल। तो आप नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल का, पेट्रोलियम का, ऑयल पाइपलाइन का, ये सब का काम कर रहे हो। लेइंग एंड ऑपरेटिंग दोनों। अच्छा, वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का जो बोर्ड है वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ होना चाहिए। तो सर ऑब्वियस सा बात है, ये सब बिजनेस बिना अप्रूवल के हो भी नहीं सकता। तो आप ऐसा कोई भी बिजनेस कर रहे हो, या फिर बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया अ होटल ऑफ 2 स्टार अबव कैटेगरी एज क्लासिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 स्टार या उससे ऊपर की कैटेगरी का होटल बना रहे हो इंडिया में कहीं पर, गवर्नमेंट चाहता है टूरिज्म को बढ़ावा मिले। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया हॉस्पिटल ऑफ एटलीस्ट 100 बेड फॉर पेशेंट्स। 100 बेड से ऊपर का हॉस्पिटल बनाते हो, एटलीस्ट 100, यानी 100 या 100 से ऊपर का। डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ नोटिफाइड हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अ स्कीम ऑफ स्लम रीडेवलपमेंट। स्लम एरिया को रीडेवलप करने के लिए तुम हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला हो। कोई ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहे हो लोगों को अफोर्डेबल घर देने के लिए, यानी अदर देन स्लम भी, अदर देन स्लम एरिया भी अगर तुम कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और वो हाउसिंग प्रोजेक्ट क्या होगा, अफोर्डेबल घर देगा लोगों को, सस्ता घर, तो वो भी अलाउड है। तुम अगर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का काम करते हो, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन। देखो होता क्या, कस्टम वगैरह एरिया के पास जगह नहीं होता है लोगों के पास सामान रखने का, कस्टम वाले इलाकों में। तो वहाँ पे अगर तुम कोई इनलैंड डिपो बनाते हो, मतलब लोगों को सामान रखने का जगह देते हो, तो वो भी गवर्नमेंट बोल रहा है, वो भी अप्रूव्ड बाय कस्टम एक्ट होना चाहिए, तो वो भी गवर्नमेंट बोलता है करो, हम तुमको छूट देंगे। तुम हनी एंड बी वैक्स का बिजनेस करते हो, बी कीपिंग का बिजनेस कर रहे हो, हनी एंड बी वैक्स प्रोडक्शन का बिजनेस कर रहे हो। तुम वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दे रहे हो फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। सर ऊपर तो वेयर हाउस वैसे भी बोल दिया था, ऊपर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बोला था और कोल्ड चेन बोला था, अब दोबारा बोल रहे शुगर का बिजनेस के लिए भी। तुम लाइंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ स्लरी पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। तुम पाइपलाइन बिठा रहे हो आयरन वगैरह ट्रांसफर करने का, वो भी गवर्नमेंट बोलता करो। तुम सेमीकंडक्टर बनाने का बिजनेस कर रहे हो। सेमीकंडक्टर क्या होता है, बहुत सारे मशीनों में चिप लगता है ना, चिप, बड़ी बड़ी मशीनों में कंडक्टर लगता है। अब वो जो जाता है क्या बोलते हैं, रॉकेट वगैरह जो आसमान में जाता है उसमें कंडक्टर्स लगते हैं, तुम उनका काम कर रहे हो, उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो। या डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग ऑपरेटिंग और डेवलपिंग मेंटेनिंग ऑपरेटिंग ऑफ अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। कोई नया टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ला रहे हो इंडिया में, कोई भी इंफ्रा फैसिलिटी का तुम काम कर रहे हो,
दैट मीन्स रोड वगैरह, ब्रिज वगैरह, डैम बनाने में। तो ये सब काम भी अगर तुम करोगे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से अप्रूवल है, सर ये सब बिना अप्रूवल के होता भी नहीं, इनके साथ एग्रीमेंट करके ही काम होगा। तो यहाँ पे बोला भी इनके साथ एग्रीमेंट करके होना चाहिए, ठीक है, हो जाए वो ठीक है। तो ये सब काम अगर तुम कर रहे हो तो तुमको क्या होगा सर, अच्छा खासा टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। आई होप लिस्ट क्लियर है। लिस्ट को खाली कॉमन नाम याद रखोगे, लेकिन याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस लिस्ट के बाहर नहीं होना चाहिए। अब अगर तुम बोलोगे हम कोल्ड स्टोरेज बनाए, ठीक है, मान लो हम कोई वेयर हाउस बनाए, नॉर्मल वेयर हाउस, लेकिन वहां पर दो ही चीज की रहता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या शुगर। अब उसके अलावा कोई प्रोडक्ट का वेयर हाउसिंग का काम करोगे तो नहीं होगा, तो तुमको छूट नहीं मिलेगा। तो और क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए? ये क्रॉस कंट्री ऑयल पाइपलाइन वाला बिजनेस के लिए एक अलग कंडीशन रखा, अदर बिजनेस के लिए अदर कंडीशन रखा। तो ऊपर बहुत सारा बिजनेस पड़े। टोटल कितना बिजनेस है इसके अंदर? सर टोटल मिला के ए से लेके एन तक, यानी कितना हुआ? ABCDEFGHIJKLMN 14 स्पेसिफाइड बिजनेस है जिनका अगर तुम काम करते हो तो गवर्नमेंट बोलता है तुमको छूट देंगे। क्या छूट देंगे आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर तुम पाइपलाइन वाला बिजनेस कर रहे हो तो इंडियन कंपनी होना जरूरी है, या फिर और कोई कॉन्स्टेडियम ऑफ सच कंपनीज ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ अ कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड और कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल स्टेट एक्ट। पहला बात तो इंडियन कंपनी होना चाहिए, और अगर फॉरेन कंपनी भी होगा तो वो इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके कर रहा है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से बनाया गया। ये बिजनेस कब चालू हुआ? 1/4/2007 के बाद। ये ऑयल पाइपलाइन वाले का बात कर रहे हैं पहले खाली। It had made not less than such proportion of its total pipeline capacity specified by Petroleum and Natural Gas Regulatory। सर कितना का पाइपलाइन सेट कर रहे हैं, कितना बड़ा या कितना छोटा? जितना तुमको पेट्रोलियम अथॉरिटी से बोला गया है उतना बड़ा मिनिमम, उससे छोटा पाइपलाइन का काम करोगे तो नहीं देंगे। नया बिजनेस होना चाहिए, पुराना बिजनेस से स्प्लिट होके या रिकंस्ट्रक्ट होके नहीं बने। नया बिजनेस का बात करें 2007 के बाद चालू हुआ है। नया प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे काम नहीं कर रहे हो। सच बिजनेस शुड नॉट बी सेटअप बाय द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ मशीनरी और प्लांट प्रीवियसली यूज बाय एनी पर्पस। कोई और जगह वो मशीन यूज हो रहा था कोई और बिजनेस में, अब तुम इसको ट्रांसफर कर दिए, नया बिजनेस खोल लिए, वो नहीं चलेगा। नया बिजनेस नया प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन रखा है ये नया प्लांट एंड मशीनरी के लिए। क्या सर? ये प्लांट एंड मशीनरी नया ही माना जाएगा अगर ये आउटसाइड इंडिया से ला रहे हैं। माने इंडिया के बाहर पहले यूज हो रहा था बट अब इंडिया में ला रहे हैं तो इसको नया ही मानेंगे, ये सेकेंड हैंड नहीं माना जाएगा। लेकिन इंडिया में कोई और यूज कर रहा था और अब हम यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में तो नया नहीं माना जाएगा। तो इंडिया के बाहर से लाते हो, डेप्रिसिएशन ऑन सच एसेट्स हैज नॉट बीन अलाउड अंडर दिस एक्ट टू एनी पर्सन। इंडिया में कोई इस पर डिप्री क्लेम नहीं किया हो और इंडिया में तुम इसके फर्स्ट यूजर हो। फॉरेन में ये मशीन यूज कर रहा था कोई, अब तुम इंडिया में इंपोर्ट करके लाए हो, इंडिया में इस पर किसी को डिप्री भी नहीं मिला आज तक, एंड इंडिया में तुम इसके फर्स्ट यूजर हो। Where the total value of old plant and machine transferred to the new business does। अच्छा सर इंडिया का इंडिया में भी अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो इंडिया का अगर इंडिया में ट्रांसफर कर रहे हैं तो अलाउ ही नहीं करेंगे? हाँ नहीं करेंगे, लेकिन एक कंडीशन में अलाउ कर देंगे, इंडिया का इंडिया में ट्रांसफर को भी नया एसेट ही मान लेंगे। क्या? अगर ट्रांसफर ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ एसेट to the new business does not exceed 20% of the total value of plant and machinery used in such business। तो नया वाला बिजनेस में बहुत सारा मशीन खरीदा है, नया वाला ऑयल एंड पाइपलाइन के बिजनेस में बहुत सारा मशीन खरीदा है। अब एक मशीन है जो हम कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस से ट्रांसफर करके भी लाए, मतलब सेकेंड हैंड, जो कि इंडिया में ही है, लेकिन मेरा जो टोटल प्लांट एंड मशीनरी हो रहा है उसका वो 20% से कम है। मान लो मेरे पास 100 करोड़ का ऑलरेडी नया प्लांट एंड मशीनरी है और अब हम एक 10 करोड़ का नया प्लांट एंड मशीन ट्रांसफर करके लाया, सेकेंड हैंड मशीन ट्रांसफर करके लाया 10 करोड़ का, तो मेरा टोटल ऑलरेडी 100 करोड़ है। तो 100 करोड़ का 10%,
100 करोड़ का 20% 20 करोड़ होता है, लेकिन हम तो 10 करोड़ का लाए, चलो ठीक है, गवर्नमेंट बोलता है इतना अलाउ कर देंगे। तो नॉर्मल रूल क्या बोला, नया प्लांट एंड मशीनरी नया बिजनेस। लेकिन अगर इंडिया के बाहर से ला रहे हो, इंडिया में कोई उसका डिप्री नहीं लिया पहले, इंडिया में तुम उसके फर्स्ट यूजर हो, तो ठीक है चलो अलाउ कर देंगे। और सर इंडिया टू इंडिया ही ट्रांसफर हुआ है, फिर भी बोलता है गवर्नमेंट बोलता है अलाउ कर देंगे। अगर तुम्हारे नए बिजनेस का टोटल प्लांट एंड मशीनरी का 20% से कम है ये सेकेंड हैंड मशीन का वैल्यू, तो गवर्नमेंट बोलता है चलो ठीक है अलाउ कर देंगे। आई होप ये क्लियर है। डाउट हो तो ये कुछ लिखना, वरना ठीक है हम मान लेंगे क्लियर है। चलो ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बोला अदर बिजनेस में क्या होगा, टोटल तो 14 बिजनेस है स्पेसिफाइड ए से लेके एन तक, उनमें से पाइपलाइन ऑयल पाइपलाइन वाले बिजनेस का बात हो गया। अब बाकी बिजनेस के लिए कुछ कंडीशन, तो देखो ऑयल पाइपलाइन वाला किसको अलाउ था, खाली इंडियन कंपनी, लेकिन ये बोला एनी एसएससी, मतलब यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप सब चलेंगे। सर यहाँ पे बोला था 1/4/2007 के बाद चालू हो। सर नीचे अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग डेडलाइन दी है। सर वो डेडलाइन रटना नहीं है, वो डेडलाइन रट के तुम्हारा काम नहीं होगा, तुमको रटना नहीं है। ऑन एंड आफ्टर डेट गिवन बिलो इन द नोट, हर बिजनेस के लिए अलग अलग कुछ नोट दिया, वो पढ़ेंगे। अच्छा कोई यूज का रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तुम्हारा बिजनेस का ऊपर ही बता दिया ना, हॉस्पिटल हो तो 100 बेड का होना चाहिए, होटल है तो मिनिमम 2 स्टार कैटेगरी का होटल होना चाहिए। बाकी वेयर हाउस के लिए कोई लिमिट नहीं रखा कि कितने का मिनिमम प्लांट एंड मशीनरी होगा, कितना का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा तभी छूट देंगे, ऐसा कुछ भी कोई डिपार्टमेंट बोला नहीं। अच्छा यहाँ पर भी बाकी कंडीशंस कॉमन है कि नया बिजनेस होना चाहिए, नया प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, ये सब कॉमन पॉइंट है, इनमें कुछ भी अलग बोलने का दरकार नहीं। ठीक है सर, नीचे कुछ बोला कितना छूट देंगे। अच्छा एक बात कंडीशन है, सभी बिजनेस में तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होना जरूरी है, ऑडिटेड बुक्स होना कंपलसरी है। अगर तुम 35 AD का डिडक्शन लेना चाहते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होना कंपलसरी है। सर कितना छूट देंगे, देखो क्या बोला, 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जितना खर्चा किया हो कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पे, wholly and exclusively for the purpose of specified business, obviously. Any expenditure, capital expenditure shall not include, अच्छा capital expenditure में क्या नहीं आएगा, any expenditure incurred on the acquisition of any land or goodwill। तुम लैंड खरीदे हो या गुडविल खरीदे हो, देखो वैसे भी सेल्फ एक्वायर्ड गुडविल का वैल्यू नीली होता है, तो उसका कोई वैल्यू बनता भी नहीं है, लेकिन परचेज गुडविल का तो वैल्यू होता है। वो दोनों एसेट को खरीद रहे हो तो नहीं ले, मतलब यहाँ पे सिंपली बात है, गुडविल वाला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं भी बनता, लेकिन लैंड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। मतलब सर लैंड खरीदे उस पर आप छूट नहीं देंगे, बाकी सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आप छूट देंगे, हाँ बिल्कुल देंगे। मतलब बिल्डिंग का देंगे, बिल्कुल देंगे, मशीनरी का देंगे, हाँ देंगे, फर्नीचर का देंगे, हाँ देंगे। तो पहला क्या बोल रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट इंक्लूड, तो पहला तो बोल दिया लैंड एंड गुडविल। फिर बोला एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट अदर देन बाय अकाउंट पे चेक, 10,000 से अगर ज्यादा का कैश पेमेंट किए, कैश पेमेंट, हम मनी नहीं बोला कैश बोला, तो फिर अलाउ नहीं करेंगे। माने सर सीधा सा बात बोलना चाहते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, बैंकिंग ट्रांजेक्शन से पेमेंट कीजिए, तो ही छूट नहीं है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे अगर कैश पेमेंट है 10,000 के ऊपर का तो छूट नहीं मिलेगा, और लैंड और गुडविल का छूट नहीं मिलेगा, बाकी सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% छूट मिल जाएगा। सर बिजनेस चालू करने के पहले के खर्चे का कुछ है, वहां कोई छूट उठ देंगे, हाँ देंगे। तो देखो उसमें भी क्या बोला, मतलब एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रायर टू कमेंसमेंट of this operation which has been capitalized in the books of accounts of the SSC on the date of commencement of the business shall be allowed as a deduction in the previous year in which the business commences। सर कई बार क्या होता है, बिजनेस चालू करने के पहले भी तो कुछ कैपिटल एसेट खरीदे होंगे, तभी तो बिजनेस चालू कर पा रहे होंगे, तो सर उनका भी छूट देंगे, बिल्कुल देंगे। जिस साल बिजनेस चालू करोगे उस साल 100% छूट ले लो उसका। तो जनरली देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिप्रिसिएशन मिलता है ना बेटा, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है,
100% छूट देगा। पहला जिस साल जितना एसेट खरीदोगे उस साल पूरा छूट लेगा। अब होगा क्या, ये सब बिजनेस में देखो कैपिटल एसेट तो बड़ा बड़ा होगा। अरे वेयर हाउस एन बना रहे, उसमें करोड़ों का खर्चा है, तो गवर्नमेंट चाहता है तुम इन पे खर्चा करो और 100% छूट लेगा। तुम पहला साल मान लो 100% क्लेम कर लिए तो तुम्हारा बिजनेस में लॉसेज आ गया। अब ऑब्वियस बात है लॉस कैरी फॉरवर्ड होंगे, तो आने वाले सालों में भी अगर प्रॉफिट हुआ तो वो लॉसेज एडजस्ट होते रहेंगे, तो टेंशन का बात नहीं। आने वाले साल में फिर नया एसेट खरीदे फिर छूट ले लो। तो जब जब नया एसेट खरीदोगे, अगर 35 AD का बिजनेस कर रहे हो छूट मिलेगा। अब यहाँ देखो एक लिस्ट दी है, कब वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का लिस्ट एक बार खाली सुन लो, याद मत करो। बोला वेयर हाउस या फिर स्टोरेज में क्या बोला, अगर होटल है तो 2010 के बाद, पाइपलाइन में क्या बोला था 2007 के बाद, अगर होटल है तो 2010 के बाद, स्लम एरिया डेवलपमेंट 2010, फर्टिलाइजर 2011 के बाद, इनलैंड कंटेनर डिपो 2012 के बाद, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 2009 के बाद, वेयर हाउस अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तो 2009 के बाद, आयरन और का ट्रांसपोर्ट वाला पाइपलाइन तो 2014 के बाद, हॉस्पिटल 2010 के बाद, एफोर्डेबल घर बना के देने वाला 2011 के बाद, कोल्ड चेन फैसिलिटी 2009 के बाद, बी कीपिंग 2012 के बाद, शुगर 2012 के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर 2017 के बाद। ये याद कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला याद रख सकते हो। सेमीकंडक्टर 2014 के बाद। तो सर ऐसे डेट्स याद करके कोई फायदा नहीं, मेरे हिसाब से याद मत करो, चल जाएगा। जस्ट एक बार आंखों से गो थ्रू करके रखो, थोड़ा आइडिया बना हुआ है। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला इसके ऊपर। द डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज ऑप्शनल इन नेचर। फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन एसएससी इज रिक्वायर्ड टू क्लेम द सेम। मतलब तुमको डिपार्टमेंट डायरेक्टली नहीं देगा, नॉर्मली तो डेप्री अलाउड है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, बट यहाँ बोल रहा है पहले एसएससी को अप्लाई करना पड़ेगा डिपार्टमेंट में कि हम 35 AD के थ्रू पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्लेम करना चाहते हैं। डिपार्टमेंट बोलेगा कर लो, तो तुमको अप्लाई करना पड़ेगा तभी मिलेगी, ऑटोमेटिक नहीं है। तुम नहीं क्लेम करो, ऑप्शनल है, मत करो। तुम नॉर्मल डेप्री करते रहो, तुम्हारा चॉइस है। तुमको लग रहा है उतना प्रॉफिट ही नहीं है बिगनिंग में, मत क्लेम करो, डेप्री क्लेम करते रहो। नो डबल डिडक्शन, नो डिडक्शन ऑफ सच एक्सपेंडिचर टू द एसएससी अंडर एनी अदर सेक्शन। अरे भाई फुल क्लेम कर लोगे तो फिर डेप्री क्लेम करने मत बैठ जाना, या कोई और अदर हेड में कोई और जगह उसका कोई क्लेम मत कर लेना। रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ एसेट, बिजनेस में ही वो एसेट, उस स्पेसिफाइड बिजनेस में वो एसेट का यूज होना चाहिए। एनी एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिडक्शन इज क्लेम्ड एंड अलाउड अंडर दिस सेक्शन शैल बी यूज्ड ओनली फॉर द स्पेसिफिक बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years beginning with the previous year in which the such acquired or constructed। 8 साल तक वो एसेट फिर तुम्हारे स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज होना चाहिए, तभी छूट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर कोई और पर्पज के लिए यूज कर लिए तो क्या होगा? When such asset is used for the purpose other than the specified business during the period of 8 years, then following amount shall be deemed to be income of the SSC chargeable under the head PGBP। कितना अमाउंट चार्जेबल हो जाएगा फिर? तो देखो क्या बोला, टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम्ड एंड अलाउड in any one or more previous year less depreciation allowable in accordance with the provision of section 32 as no deduction under the section was allowed। जो डिफरेंस आएगा वो डीम्ड इनकम मान लेंगे। बोलना ये चाहता है, मान लो हम 10 करोड़ का एक मशीन खरीदा तो हम 10 करोड़ पूरा क्लेम कर लिया था। अब क्या हुआ, 8 साल के पहले उस एसेट को और कोई पर्पस के लिए भी यूज कर लिया स्पेसिफाइड बिजनेस छोड़ के, तो फिर मान लो हम 3 साल तो नॉर्मल स्पेसिफाइड में यूज किया और 3 साल के बाद अदर बिजनेस में यूज कर लिया, तो 3 साल तक का जो डेप्री निकलेगा वो निकालो एज पर सेक्शन 32, वो माइनस करो, जो डिफरेंस आएगा वो तुम्हारे उस ईयर में टैक्सेबल इनकम हो जाएगा पीजीबीपी के अंदर, जिस ईयर तुम अदर बिजनेस में अदर कोई चीज के लिए उसको यूज कर लिया। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली देता है। जो अभी हम समझाया वो प्रैक्टिकली देता है, इसलिए हम दोबारा पूछ रहे हैं, ये क्लियर है तो। अंकिता, जितना आपका डिडक्शन क्लेम किए माइनस जितना साल बाद उसको अदर बिजनेस में यूज किए हो, 8 साल के पहले 8 साल के बाद तो कर ही सकते हो, 8 साल तक स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज करने। तो अदर कोई बिजनेस में अगर यूज किया, मान लो 3 साल यूज किए
स्पेसिफाइड बिजनेस में और 3 साल के बाद उसको अदर बिजनेस में यूज कर लिया। तो मान लो 10 करोड़ का मशीन था, तो 3 साल का डिप्री कितना होगा देख लो, एज पर सेक्शन 32 जो भी डिप्री का फिगर आ रहा है, लेट से 2 करोड़ फिगर आ रहा है तो माइनस कर लो, बाकी 8 करोड़ क्या होगा पीजीपीपी में टैक्सेबल हो गया। अब क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ और भी पॉइंट्स है अभी। हाउएवर द प्रोविजन ऑफ रिवर्सल ऑफ डिडक्शन इज नॉट अप्लाइड बाय अ कंपनी व्हिच हैज बिकम अ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी। अच्छा, कोई कंपनी अगर लॉस मेकिंग है, सिक कंपनी के लिस्ट में आ गई है, सिक इंडस्ट्रियल एक्ट के हिसाब से, वो अगर कोई और बिजनेस में यूज कर लेगा तो उसको रिवर्सल करने का जरूरत नहीं, खाली उनको एक्सेप्शन दिया। Actual cost of asset for depreciation. The actual cost of any capital asset for the purpose of computing depreciation on which deduction has been allowed. So the section 3580 shall be treated as nil. माने डेप्री नहीं मिलेगा ये बोलना चाहते हैं। तुम अगर पूरा डिडक्शन क्लेम कर लिया एज ए नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानोगे डेप्री क्लेम करने के लिए? nil. That means they are saying डेप्री नहीं मिलेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन। If the whole of the expenditure of capital asset has been allowed as deduction under 3580, any sum received or receivable on account of the capital asset being demolished, destroyed, discarded or transferred shall be taxable as a business income. सर वो एसेट का हम 100% डिडक्शन क्लेम कर लिया, एसेट किसी को बेच दिया। बहुत लोग तो ये बदमाशी कर सकता है ना, बहुत लोग तो ये बदमाशी कर सकता है। हम एसेट का 3580 में स्पेसिफाइड डिडक्शन ले लिया, अब वो एसेट हम किसी को बेच दिया, पूरा डिप्री भी क्लेम कर लिया, पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में एक्सपेंडिचर भी क्लेम कर लिया और एसेट भी बेच दिया। सर जी नॉट अलाउड, तुमको जितना अमाउंट रिसीव होगा बेच के फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा वापस बिजनेस इनकम। तो बेच भी नहीं सकते, अदर बिजनेस में यूज भी नहीं कर सकते 8 साल तक। अच्छा सर, ये जो हम पूरा क्लेम करेंगे उससे तो मेरा लॉस आ जाएगा, तो वो लॉस कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ होगा। तो बोला एनी लॉस कंप्यूटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच स्पेसिफाइड बिजनेस शेल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली। तुम्हारा अगर एक स्पेसिफाइड बिजनेस में ये फुल एक्सपेंडिचर क्लेम करने के कारण लॉसेज आ रहे हैं तो वो लॉसेज कैरी फॉरवर्ड होंगे, सेट ऑफ होंगे, या तो उसी स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन के साथ या अदर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस का ही गेन के साथ। तुम्हारा 2 बिजनेस चल रहा है, एक स्पेसिफाइड बिजनेस, एक नॉर्मल बिजनेस। तो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस नॉर्मल बिजनेस के गेन से एडजस्ट नहीं होगा। ये बात क्लियर है? स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस के ही कोई गेन से एडजस्ट होगा। तो मान लो मेरा 2 स्पेसिफाइड बिजनेस है, एक कोल्ड चेन फैसिलिटी भी है और एक हम स्लम एरिया में घर भी बनाते हैं। तो वहां कोल्ड चेन फैसिलिटी में गेन आया, स्लम एरिया में लॉस आ गया मान लो, तो वो एडजस्ट कर लो। लेकिन अब तुम बोलोगे हम एक कोल्ड चेन का भी बिजनेस करते हैं और एक मेरा रबड़ मेकिंग बिजनेस भी है, टायर मेकिंग बिजनेस भी है। गवर्नमेंट बोलता है वहां पे गेन या लॉस है उससे एडजस्ट मत करना, वहां भूल जाओ। ट्रांसफर ऑफ ऑपरेशन, इफ द एसएससी बिल्ड अ होटल ऑफ 2 स्टार और अबव कैटेगरी as classified by the central government and subsequently when continuing to own the hotel transfer the operation there to another person, the SSC shall be deemed to be carrying on the specified business. तुम अगर मेरे को तुम एक होटल खोले स्पेसिफाइड बिजनेस वाला, स्पेसिफाइड बिजनेस का डिडक्शन भी क्लेम कर रहे थे, अब वो होटल तुम हमको बेच दिए तो हम वो स्पेसिफाइड बिजनेस का डिडक्शन क्लेम कर पाएगा, वो टेंशन मत लो। तुम एक होटल खोले स्पेसिफाइड बिजनेस के कैटेगरी में 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के क्लेम कर लिए, अब वो एसेट हमको बेच रहे हो। गवर्नमेंट बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जिसको बेचे हो वो स्पेसिफाइड बिजनेस के रूप में फर्दर डिडक्शन क्लेम कर लेगा, वो कोई दिक्कत का बात नहीं। इंटर यूनिट ट्रांसफर, ये क्या होता है? मेरा ही 2 बिजनेस है, हम स्पेसिफाइड बिजनेस का एसेट को नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया। बहुत जन ये बदमाशी करते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस खोल लिया खाली दिखाने के लिए। अब वैसा ही नेचर का कोई और बिजनेस भी कर रहा है, वहां पे ये स्पेसिफाइड बिजनेस का मशीन को यूज कर ले रहे हैं, वहां ट्रांसफर कर दे रहे हैं, यहाँ पूरा क्लेम करके, तो यहाँ भयानक लॉसेज आ जा रहे हैं और वहां पे
उस एसेट को यूज कर ले रहा है। सर ऐसा कुछ करोगे तो क्या होगा? तो देखो क्या बोला, SEC carried on at least 2 unit. Out of such unit, at least 1 unit is eligible 35 AD and at least 1 unit is not eligible for exemption. Goods or service transferred from eligible unit to any non-eligible business. Vice versa. The consideration of such transfer does not correspond to the market value of such goods on date of transfer. Then deduction shall be computed as transfer. Either case were to be made at the market value such goods or services on that date. यहाँ बोलना क्या चाहता है, सुनना। तुम अगर एसेट ट्रांसफर करते हो स्पेसिफाइड बिजनेस का एक दूसरे बिजनेस में, तो वो तो अलाउड ही नहीं है, वो तो अलाउड ही नहीं है। लेकिन एक स्पेसिफाइड बिजनेस में तुम गुड्स एंड सर्विसेज अपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस को दे रहे हो। मान लो तुम्हारा ही वेयर हाउस है कोल्ड चेन का, अब तुम वहीं पर अपना ही कोई, मान लो तुम बटर बनाने का बिजनेस करते हो और वो बटर को वहाँ कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर रहे हो, यानी तुम्हारा स्पेसिफाइड बिजनेस तुम्हारे नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस को सर्विस दे रहे हैं, ये अलाउड है, ये अलाउ किया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वो मार्केट वैल्यू पे होना चाहिए, ये कंडीशन है, बट वो मार्केट वैल्यू पे होना चाहिए। तुम ये नहीं बोलोगे कि मार्केट से कम दाम में वो सर्विस दे रहा है तुम्हारा कोल्ड चेन बिजनेस तुम्हारे बटर बिजनेस को। मतलब अगर कहीं बाहर माल को स्टोर करते तो तुम्हारा 15,000 रुपया पर मंथ भाड़ा लगता, अगर बाहर स्टोर करते तो, या तुम किसी और को अपने कोल्ड चेन में माल रखने का जगह देते तो तुम 15,000 भाड़ा लेते। बट क्योंकि तुम्हारा ही बटर बिजनेस है तुम उसको 10,000 में दे रहे हो या 25,000 में दे रहे हो, मतलब ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड कर रहे हो, ये अलाउड नहीं होगा। जो मार्केट वैल्यू है, जो तुम लोगों को फैसिलिटी दे रहे हो जिस रेट पे, वही रेट पे तुम अपने बिजनेस को भी फैसिलिटी दो। ठीक बात, ये सब पढ़ने का दरकार नहीं है। एसोसिएटेड पर्सन क्या होता है, मतलब कनेक्टेड बिजनेस किसको बोलते हैं, वो नॉर्मल ज्ञान है। दोनों बिजनेस में 26% से ज़्यादा तुम्हारा होल्डिंग है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुम लोग एक दूसरे के इंटरमीडिएट या मैनेजमेंट या कंट्रोल सेम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेम है। तुम एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के लिए 10% से ज़्यादा का लोन का गारंटी दी है, तो ये सब केस में क्या क्या लाओगे, एक दूसरे के कनेक्टेड बिजनेस, ये उतना पढ़ने को नहीं है। यहाँ मार्केट वैल्यू का मतलब बताया, वो भी उतना पढ़ने को नहीं है। हाँ, यहाँ पे काम का बात बोला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बोर्ड, याद है वहाँ पे ऊपर बोला था कि तुमको जितना बोर्ड बताएगा मिनिमम तुम्हारा उतना का पाइपलाइन होना चाहिए कैपेसिटी, तभी तुमको छूट मिलेगा 35 AD का। तो बोला है नेचुरल गैस का पाइपलाइन अगर है तो तुम्हारा टोटल कैपेसिटी का 1/3, फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ टोटल पाइपलाइन कैपेसिटी शुड बी अवेलेबल फॉर यूज ऑफ कॉमन कैरियर बेसिस बाई ए पर्सन अदर देन द एसोसिएट ऑफ एन एसोसिएट पर्सन। तुम आउटसाइड लोगों को मिनिमम 1/3 पाइपलाइन यूज करने दे रहे हो अगर तुम नेचुरल गैस एंड पाइपलाइन का काम करते हो तो, और अगर तुम पेट्रोलियम प्रोडक्ट के पाइपलाइन का काम करते हो तो 1/4 ऑफ योर टोटल कैपेसिटी तुम आउटसाइड लोगों को यूज करने दे रहे हो। मिनिमम तुम अपने भी, तुम्हारा पाइपलाइन का खुद का भी तो बिजनेस हो सकता है ना, तुम्हारा खुद का भी पेट्रोलियम का या नेचुरल गैस का बिजनेस हो सकता है और तुम पाइपलाइन भी बिठाए हो, तो वो पाइपलाइन का मिनिमम 1/3, अगर नेचुरल गैस का पाइपलाइन है तो मिनिमम 1/3 तुम आउटसाइड लोगों को यूज करने दोगे। और अगर तुम पेट्रोलियम प्रोडक्ट का पाइपलाइन कर रहे हो, नेचुरल गैस नहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल, तो फिर 1/4 ऑफ द टोटल पाइपलाइन कैपेसिटी तुम आउटसाइड लोगों को यूज करने दो। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊपर एक बोला था इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, उसका मीनिंग तो तुम लोग जानते ही हो। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, सर टोल रोड बनाना, ब्रिज बनाना, रेल सिस्टम बनाना, कोई हाईवे का प्रोजेक्ट बनाना, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट, सीवरेज प्रोजेक्ट, नाली वाली साफ सफाई वाला प्रोजेक्ट, पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड पोर्ट, ये सब बनाना, ये सब क्या क्या लाएगा, ये सब क्या लाएगा सर, इंफ्रास्ट्रक्चर। 35 AD खत्म। आई होप ये क्लियर है। कोई डाउट नहीं है, हम आगे बढ़े। चलो ठीक है। नेक्स्ट आता है अमोर्टाइजेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस फीस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो लोग आज की डेट में टेलीकॉम का बिजनेस कर रहे हैं। सर इंडिया में टेलीकॉम का बिजनेस 3 ही लोग कर रहे हैं, मित्तल्स एयरटेल के नाम से, रिलायंस जियो के नाम से, और वोडाफोन आइडिया
ये लोग वोडाफोन आइडिया के नाम से और बीएसई, इनके अलावा कोई कर भी नहीं रहे। तो ये वाला टॉपिक इन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनके लिए क्या छूट दिया है, तो बोला एसएससी है, ये 35A हो गया, ये सेक्शन नंबर याद नहीं करना उतना। एसएससी हैज इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्वायरिंग एनी राइट टू ऑपरेट टेलीकॉम सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। तो जितना पेमेंट करेगा सच एक्सपेंडिचर का एक्चुअली हैज बीन मेड, सच एक्सपेंडिचर में बी इनकर्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब प्री है या पोस्ट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिलेटेड टू टेलीकॉम लाइसेंस फीस शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 30। यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बात नहीं कर रहे, यहाँ सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर का बात कर रहे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बात कर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नॉर्मल अलाउड है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो उनको नॉर्मली अलाउड हो गई, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का बात कर रहे हैं। Shall be allowed as deduction in equal installment over the period of which the license remains in force starting from the year as under। तुमको बोला अगर तुमको 10 साल का लाइसेंस मिला है तो तुम जितने का 10 years का अगर तुमको लाइसेंस मिला है तो तुम जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हो उसको 10 years में बांट के इक्वल छूट ले लो, हर ईयर इंस्टॉलमेंट में छूट मिलेगी। तो बोला एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंड पेड shall be allowed a deduction on equal installment over a period of for which the license remains in force starting from the year as under। अगर ये लाइसेंस फीस इज पेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है तो कहाँ से चालू होगा, प्रीवियस ईयर इन विच द सच बिजनेस कमेंस। अब कई बार क्या होता है लाइसेंस मिल जाता है, चालू होने में काम 5 साल लग गया, तो तुमको कब से छूट मिलना चालू होगा, जिस दिन काम चालू होगा। और व्हेन लाइसेंस इज एक्वायर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस द प्रीवियस इन विच द लाइसेंस फीस हैज बीन एक्चुअली पेड। कई बार क्या होता है हम काम स्टार्ट किया, लाइसेंस मिलने में 2 साल लग गया, तो जिस दिन लाइसेंस फीस देंगे वहां से वो पीरियड चालू होगा इक्वल इंस्टॉलमेंट में छूट लेने का। और अगर लाइसेंस पहले मिल गया काम बाद में चालू हुआ तो जिस दिन काम चालू हुआ वहां से जितना उसका लाइफ है उसमें डिवाइड कर लो, पूरा लाइसेंस फीस का छूट मिल जाए। यहाँ केवल लाइसेंस फीस का बात कर रहे हैं, नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन सच कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइसेंस फीस बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है बेटा, लाइसेंस फीस बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर। ये 2G 3G का टेलीकॉम लाइसेंस मिला है, सुने हो ना, 3,500 करोड़ में, 5,000 करोड़ में, 10,000 करोड़ में ऐसे लाइसेंस मिलते हैं सेक्टर वाइज। तुम कौन कौन से एरिया में काम करोगे उसके हिसाब से तुमको लाइसेंस फीस लगता है। तुम्हारा जितना एरिया बढ़ता जाएगा उतना लाइसेंस फीस का वैल्यू भी गवर्नमेंट बढ़ा देगा। अभी जैसे 6G का बात हो रहा है इंडिया में, कल ही बात हुआ है कि इंडिया में 6G लॉन्च होने का बात हो रहा है, तो उसका भी लाइसेंस लेना पड़ेगा इन लोगों को। तो ये लोगों को ऑलरेडी एक बिजनेस करने का लाइसेंस तो मिला ही है, उसके अलावा हर बार जब भी नया टेक्नोलॉजी आएगा कुछ भी होगा इनको लाइसेंस लेना पड़ रहा है, तो उसका भी लाइसेंस फीस लग रहा है अच्छा खासा। तो उसका डिडक्शन कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे बोला एक बार में मत लो, सेम ईयर में उसको इंस्टॉलमेंट में बांट दो और एवरी ईयर क्लेम करते हो। कोई भी सच लाइसेंस इज सोल्ड इन फुल, अगर वो लाइसेंस हम लेके बेच दें, लॉस ऑन सेल शैल बी डिडक्टेड एज बिजनेस लॉस इन द ईयर ऑफ सेल। अगर लॉस में बेचे हैं तो वो बिजनेस लॉस कहलाएगा। एंड प्रॉफिट अगर हो रहा है तो जितना डिडक्शन अब तक हम ले चुके शैल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। तो अगर लाइसेंस बेच के लॉस हुआ तो उसको बिजनेस लॉस मान लो, लाइसेंस बेच के अगर गेन आ गया तो जितना डिडक्शन अब तक हम क्लेम कर चुके हैं एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट वाला उतना माइनस कर देना, डिफरेंट बिजनेस इनकम हो जाएगा। एक्सेस ऑफ सेल कंसिडरेशन ओवर ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा में बेचे तो एक एग्जांपल देते हैं, हम 10 करोड़ में लाइसेंस लिया, 3 साल हम लाइसेंस यूज किया, मान लो 2 करोड़ का उसका अब तक हम लॉस क्लेम एडजस्टमेंट क्लेम कर लिया लेट से, तो अभी भी मेरा 8 करोड़ वैल्यू बचा है। अब अगर हम उसको 5 करोड़ में लाइसेंस को बेच दें तो 3 करोड़ मेरा लॉस, तो वो तो बिजनेस लॉस कहलाएगा। लेकिन मान लो यही लाइसेंस हम 9 करोड़ में बेच दिया तो मेरा 1 करोड़ का क्या हो गया, अगर हम 9 करोड़ में बेचा तो मेरा 1 करोड़ का गेन हो गया, तो ये गेन बिजनेस इनकम कहलाएगा। लेकिन मान लो हम 12 करोड़ में बेच दिया, 12 करोड़ में, तो 10 करोड़ ओरिजिनल कॉस्ट था उसका और अब हम बेच रहे हैं 12 करोड़ में, तो ये जो ओरिजिनल कॉस्ट से भी ऊपर हम बेचा, ये जो एक्सेस 2 करोड़ है ये क्या कहलाएगा, कैपिटल की। तो यहाँ पे 3 बात हुआ, अगर हम 10 करोड़ का आइटम
यूज किया 3 साल 2 करोड़ का, अब तक हम उसका एडजस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया है। 8 करोड़ वैल्यू बचा है, 5 करोड़ में बेचा तो लॉस, तो बिजनेस लॉस हो गया। अगर 8 करोड़ का आइटम 9 करोड़ में बेच दिया, 1 करोड़ का बिजनेस गेन हो गया। लेकिन अगर 10 करोड़ से भी ऊपर में बेच दिया जो उसका ओरिजिनल वैल्यू था, तो 10 करोड़ से जितना एक्सेस गैप आ रहा है वो क्या कहलाएगा? कैपिटल की। आई होप ये बात क्लियर है। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? चलो ठीक है। और ये बोला कि अगर ये लाइसेंस हम किसी को ट्रांसफर कर रहा है अमालगमेशन में या मर्जर में या डिमर्जर में, तो जो नया कंपनी बना है वो भी इसका रिमेनिंग एक्सपेंडिचर क्लेम कर पाएगा। मेरा बिजनेस अब एयरटेल है, मान लो एक एग्जांपल देते हैं, आइडिया था, वोडाफोन अलग था, आइडिया मर्जर हो गया, अमालगमेट हो गया, वोडाफोन आइडिया बन गया, तो उनका तो लाइसेंस तो था ही ऑलरेडी। तो मान लो उनका 50 साल का लाइसेंस था, 50 ईयर्स का मान लो एक बार, और उनको 3,000 करोड़ 3,500 करोड़ गवर्नमेंट को देना पड़ा था, 3,500 करोड़ गवर्नमेंट को देना पड़ा था लाइसेंस के लिए। तो और मान लो 10 साल यूज कर चुका था और अब जाके मर्जर हुआ या अमालगमेशन हुआ या डिमर्जर हुआ, तो क्या होगा? सर आप 3500 करोड़ को कैसे किए थे? 3500 करोड़ डिवाइडेड बाय 50 साल, पर ईयर का कितना क्लेम बनेगा? इधर बोलो, हम निकालते हैं। 3500 करोड़ डिवाइडेड बाय 50 साल, सर 70 करोड़ एवरी ईयर, 70 करोड़ एवरी ईयर। अब हम 10 साल क्लेम कर चुका है, मतलब 700 करोड़ क्लेम कर चुका है, बचा और कितना है? 3500 में से 700 गया, 2800 करोड़ बचा। तो नया वाला कंपनी के पास अब 2800 करोड़ रहेगा अगले 40 साल तक उसका क्लेम करने के लिए। आई होप ये क्लियर है सबको। ये सब नए टॉपिक्स है बेटा, लेकिन तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन पे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा पीजीबीपी जोड़ के एक साथ इन पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इन टॉपिक्स पे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। ये वाला इलस्ट्रेशन देखना, अगर कोई रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहा है, ऐसा बिजनेस कर रहा है कोई, उसको अगर वो कोई एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन को पेमेंट देता है, मान लो तुम कोई एसोसिएशन या इंस्टीट्यूट को पेमेंट कर रहे हो, वो लोग रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं। तुम्हारा एक बिजनेस है, तुम रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने के लिए किसी एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दे रहे हो, तो वेयर एन एसएससी हैज इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेमेंट ऑफ एनी सम टू एनी एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन जिसका ऑब्जेक्ट क्या है? रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना, गांव एरिया को डेवलप करने का प्रोग्राम चला रहे, तुम ऐसे किसी एसोसिएशन को डोनेशन दे रहे, एक तरीके से कोई पेमेंट दे रहे, टू बी यूज फॉर कैरिंग आउट द प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट अप्रूव्ड बाय प्रेस्क्राइब अथॉरिटी। सर ऑब्वियस सा बात है, तुम वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दोगे जिनको अप्रूवल मिला हुआ, वो लोग तुमको एक सर्टिफिकेट दे देगा कि हाँ तुम उनको पैसा दिए। या फिर वो एसोसिएशन का काम है लोगों को ट्रेनिंग देना कि कैसे रूरल डेवलपमेंट का काम होता है, तो वो लोग खुद रूरल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तुम उनको पैसा दे रहे हो, या वो लोग लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कैसे रूरल डेवलपमेंट होगा और उनको इस बात का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, या फिर गवर्नमेंट का जो नेशनल फंड है रूरल डेवलपमेंट का, तुम वहां पैसा डोनेट कर दो, या कोई अर्बन पॉवर्टी रिडक्शन भी है। देखो खाली रूरल नहीं रखा, यहाँ पे एक पॉइंट और लेकर आया, अगर गवर्नमेंट का कोई अर्बन पॉवर्टी रिडक्शन का कोई प्रोग्राम चल रहा है, तुम उसमें पैसा दो। गवर्नमेंट का माइंडेड, अर्बन में केवल गवर्नमेंट रखा है, तुम किसी एसोसिएशन को दे दोगे अर्बन डेवलपमेंट का प्रोग्राम के लिए, तब नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला, तुम किसी एसोसिएशन को पैसा देते हो जो लोग रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाते हैं और वो लोग सर्टिफाइड है, या फिर तुम ऐसा किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे रहे हो जो लोग ट्रेनिंग देते हैं इस काम का और वो लोग सर्टिफाइड है, या कोई गवर्नमेंट का रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या गवर्नमेंट का कोई अर्बन पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है। तो अगर तुम ये सब जगह पैसा देते हो, तुमको यहाँ पे क्या बोला, एसएससी शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इस सेक्शन में अगर छूट लोगे तो फिर कहीं और उसका छूट मत लेना, मतलब सीधा सा बोलना चाहते हैं 80G में मत ले लेना, क्योंकि ये तो डोनेशन ही हो गया ना,
तो तुम 80G में भी छूट ले लोगे, यहाँ भी ले लोगे, वो नहीं चलेगा। फिर बोला विड्रॉवल ऑफ अप्रूवल, अगर डिडक्शन शैल नॉट, अच्छा अगर तुम डोनेशन दे दिए और उसके बाद उस डिपार्टमेंट से अप्रूवल छीन लिया गया, उस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट से अप्रूवल छीन लिया गया, कोई बात नहीं, तुमको तुम्हारा छूट मिल जाएगा, तुम अपना छूट ले ले, क्योंकि इस बात से तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जिए थे तब तो अप्रूव था ना, ठीक है चलेगा। तो ये ऐसे थ्योरेटिकल टॉपिक की तरह टॉपिक था, बट पढ़ने लायक टॉपिक था। एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, अगेन नॉर्मल ज्ञान, छोटे छोटे टॉपिक है, मेजर टॉपिक्स निकल गए। इसके बाद 2 एक बड़ा टॉपिक आएगा खाली, बाकी पीजीबीपी खत्म। यहाँ बोला वेर एन एसएससी इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर ऑन नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, कोई नोटिफाइड एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने का कोई प्रोजेक्ट है और तुम वहां पर पैसा देते हो, फुल्ली अलाउड है। सर ऊपर भी फुल्ली अलाउड था, हाँ, रूरल डेवलपमेंट वाला जो भी पढ़ रहे थे वो भी फुल्ली अलाउड था। तो यहाँ पे कोई अमाउंट याद रखने को नहीं है, बस खाली नाम याद रखने को है, ठीक है। डबल डिडक्शन यहाँ भी बोला अलाउड नहीं होगा, डबल डिडक्शन इनकम टैक्स में कहीं अलाउड नहीं है। एक ही इनकम पे डबल बार टैक्स नहीं लग सकता, तो एक ही एक्सपेंडिचर पे डबल बार छूट भी नहीं ले सकते। फिर बोला यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये गवर्नमेंट का नया स्कीम है, ये याद भी रख सकते हो, काम का है, हालांकि अलग से कुछ बड़ा बात नहीं है, खाली नाम याद रखना। आजकल इंडिया स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत चला रहे हैं, तो अगर तुम वैसा कोई जगह डोनेशन देते हो जिनका काम है स्किल डेवलप करने का, तो मैंने कंपनी इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर, हाँ लैंड खरीदने या बिल्डिंग खरीदने का एक्सपेंडिचर का बात नहीं करें, कोई भी नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम तुम खुद चलाओ या ऐसा कोई जगह डोनेशन दे दो, फुल्ली अलाउड होगा। अगेन वही बात बोला, डबल डिडक्शन अलाउड नहीं होगा, कुछ उतना बड़ा बात नहीं थी। ये एक छोटा टॉपिक है लेकिन काम का टॉपिक है। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? सब बिजनेस चालू करने के पहले, बिजनेस चालू करने के लिए खर्चा, बिजनेस चालू करने के पहले, बिजनेस चालू करने के लिए जो खर्चा होता है, जैसे प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में खर्चा होगा। सब फिजिबिलिटी रिपोर्ट होता है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होता है? फिजिबिलिटी का मतलब होता है क्या ये काम पॉसिबल भी है करना, टेक्निकली क्या ये पॉसिबल है, फाइनेंशियली क्या ये पॉसिबल है, इकोनॉमिकली क्या ये पॉसिबल है। 3 चीज़ों का फिजिबिलिटी होता है। टेक्निकली मतलब क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है करना। हम चांद पे चाय का दुकान खोलना चाहते हैं, हम चांद पे चाय का दुकान खोलना चाहते हैं, क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है? सर अभी पॉसिबल नहीं। क्या ये फाइनेंशियली पॉसिबल है? सर इतना पैसा आपके पास नहीं है। क्या ये इकोनॉमिकली पॉसिबल है? सर वहाँ इकोनॉमिकली मतलब क्या वहाँ कमाई होगा, ये बिजनेस में कमाई का स्कोप है। सर वहाँ कोई लोग ही नहीं है, कौन चाय पिएगा। तो सर ये टेक्निकली, फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली तीनों वे में पॉसिबल नहीं। तो ये एग्जाम्पल केवल आपको टाइम पास के लिए दिया, ऐसा कोई बिजनेस का कोई सोचेगा भी नहीं। बट द पॉइंट इज, कोई भी तुम बिजनेस सेट करते हो उसका फिजिबिलिटी चेक करते हो। फिजिबिलिटी मतलब वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। मार्केट सर्वे करने पे खर्चा लगता है, अदर इंजीनियरिंग सर्विस लेने का खर्चा लगता है। ये द वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन बाय द एसएससी हिमसेल्फ और बाय अ कंसर्न व्हिच इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। ये खर्चा तुम खुद करो या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देके करवा रहे हो जिनको अप्रूवल मिला हुआ है। कोई लीगल चार्जेस देते हो ड्राफ्टिंग के लिए, बहुत लोग, अब हमको बहुत सारा लीगल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला? लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग द एग्रीमेंट बिटवीन द एसएससी एंड एनी अदर पर्सन फॉर द पर्पस रिलेटेड टू सेटिंग अप द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तुम्हारे बिजनेस सेटअप के लिए तुमको लीगल चार्जेस देना पड़ रहा है, बिल्कुल वो भी अलाउड होगा। लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, MOA छपवाने का खर्चा, ये सिर्फ कंपनी के केस में होगा, बाकी बिजनेस में नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन फीस कंपनी का, ये भी सिर्फ कंपनी के केस में होगा। कोई अदर एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद पब्लिक इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर, शेयर डिवेंचर इशू करने का ब्रोकरेज, ड्राफ्टिंग चार्ज, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ये सब भी कंपनी के केस में होगा। या कोई अदर प्रेस्क्राइब खर्चा जो बिजनेस करने के लिए लगता है। ये सब था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब। अब क्या बोला? एप्लीकेबल टू इंडियन कंपनी और रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। किसको यह खर्चा अलाउ होगा? अगर कंपनी हो तो सिर्फ इंडियन कंपनी को अलाउ होगा, और अदर कोई भी एसएससी हो तो रेसिडेंट होना चाहिए। तो कंपनी हो तो इंडियन कंपनी को ये सब खर्चा का एक्सपेंडिचर अलाउ किया जाएगा। बिजनेस चालू करने के पहले का खर्चा बिजनेस चालू करने के बाद क्लेम करना अलाउड किया जाएगा।
और अगर तुम अदर देन कंपनी हो तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। फॉरेन कंपनी अगर है तो विच इज रेसिडेंट इन इंडिया इज नॉट कवर्ड। माने तुम एक फॉरेन कंपनी हो लेकिन इंडियन रेसिडेंट हो तो भी यहाँ कवर्ड नहीं होगी। कैसे हो गया फॉरेन कंपनी इंडियन रेसिडेंट? बिजनेस ओनली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। याद करो रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर। एक फॉरेन कंपनी कैसे इंडियन रेसिडेंट कहला सकता है? जिसका बिजनेस होली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, होली या पार्टली नहीं, होली। उसको यहाँ कवर नहीं किया, यानी उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का छूट नहीं मिलेगा। तो कंडीशन क्या हुआ? पहला इंडियन कंपनी होना चाहिए या अदर कोई बिजनेस है तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। एसएससी हैज इनकर्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ऊपर जो लिस्ट था उनमें से कोई खर्चा तुम किए। सच एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। Expenses must be incurred for setting up the new industrial business. Where such expenses incurred after commencement, then expense must be incurred in connection with extension of business. तो या तो बिजनेस चालू करने के पहले कियो या बिजनेस चालू करने के बाद कियो, लेकिन बिजनेस को और बढ़ाने के लिए तो भी अलाउड हो जाएगा। तुमको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसका एक रिपोर्ट लेना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट। सीए देगा एक मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। तुम्हारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की 1 महीना पहले तुम्हारे पास ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए। कितना छूट मिलेगा अब आ जाओ उसके ऊपर, मेन बात के ऊपर। टोटल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मैक्सिमम एलिजिबल फॉर डिडक्शन। अगर तुम नॉन कॉर्पोरेट रेसिडेंशियल हो तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, और अगर तुम इंडियन कंपनी हो तो 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड whichever is higher। इतना ही छूट मिलेगा। तो एलिजिबल कितने हो? 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, या फिर अगर कंपनी हो तो 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड whichever is higher। और यह खर्चा भी 1/5 करके मिलेगा अगले 5 साल में, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द बिजनेस कमेंसेस। ये मेन पार्ट था पढ़ने लायक। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का इनकम टैक्स बोलता है हम पूरा छूट नहीं देंगे। तुम अकाउंट्स में पूरा माइनस कर लेते हो, तुम्हारा प्रॉब्लम है वो। इनकम टैक्स बोलता है हम पूरा नहीं देंगे, 5% देंगे। अगर नॉर्मल एसएससी हो, कंपनी अदर देन कंपनी हो, रेसिडेंट होना चाहिए तो ऊपर ही बोल दिया था, नॉन कॉर्पोरेट रेसिडेंट एंटिटी तो 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, और अगर इंडियन कंपनी हो तो 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड whichever is हायर। और छूट कैसे मिलेगा? मान लो मेरा टोटल खर्चा हुआ प्रोजेक्ट में 20 करोड़, तो 20 करोड़ का 5% कितना होगा? 20 करोड़ का 10% होगा 2 करोड़, तो 5% होगा 1 करोड़। तो ये 1 करोड़ हमको छूट मिलेगा, और वो भी जिस साल बिजनेस स्टार्ट हुआ उसके फर्स्ट ईयर में नहीं, उसको भी डिवाइड बाई 5 करो। तो 1 करोड़ को 5 से डिवाइड करोगे तो 20 लाख आएगा आई थिंक। हाँ, तो एवरी ईयर 20 लाख करके नेक्स्ट 5 ईयर में ये छूट क्लेम कर लो। अगर किसी के साथ अमालगमेशन मर्जर होते हो तो जितना तुम क्लेम कर लियो बैलेंस वो नया वाला बिजनेस कर सकते हैं। ये अलाउड किया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का पूरा मतलब बताया, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बताया, ये पढ़ के कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट है डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन केस ऑफ अमालगमेशन और डिमर्जर। तुम्हारा बिजनेस किसी के साथ मर्ज हो रहा है या तुम्हारे बिजनेस का बंटवारा हो रहा है, डिमर्जर हो रहा है, तो उसके लिए भी तो खर्चा लगता है। तो बोला पहला बात तो ये खाली इंडियन कंपनी को मिलेगा। अगर एसएससी इनकर्ड कर रहा है कोई भी एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ अमालगमेशन और डिमर्जर, नो डिडक्शन हैज बीन क्लेम फॉर सच एक्सपेंस अंडर एनी अदर सेक्शन, तो वही 1/5 ऑफ द एक्सपेंस नेक्स्ट 5 ईयर तक मिल सकता है। पूरा खर्चा का मिलेगा, यहाँ कोई परसेंटेज नहीं बोला। मान लो ये अमालगमेशन बिजनेस को मर्ज करने या डिमर्ज करने के लिए मेरा 20 लाख का खर्चा हुआ, तो 20 लाख डिवाइड बाई 5 यानी 4 लाख। वो अगले 5 साल तक एवरी ईयर करके वो नया वाला बिजनेस जो अमालगमेट होके बना है या डिमर्जर होके जो बिजनेस बना है वो लोग नेक्स्ट 5 ईयर तक क्लेम कर सकते हैं। पूरा मिल जाएगा बट 5 इंस्टॉलमेंट्स। अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंकर वीआरएस। वीआरएस क्या होता है? वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तुम अपने एम्प्लॉय को टाइम से पहले रिटायर होने का स्कीम देते हो,
मान लो मेरा एज अभी 54 है, अभी हम और 6 साल काम कर सकता है, बट तुम हमको बोलो नीरज सर आज ही रिटायर हो जाओ, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, कंपल्सन नहीं, रिट्रेंचमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, VRS पढ़ रहे हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट। रिट्रेंचमेंट होता है लात मार के निकालना, फोर्सफुली निकालना, बट यहाँ VRS है, तुमको ऑप्शन दिया जा रहा है। और मान लो हम ये ऑप्शन ले रहे हैं, हम पागल तो है नहीं जो बोलेगा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं हम छोड़ दे रहे हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम मान लो ये टाइम से पहले रिटायर होने के लिए 10 लाख रुपया लिया, तो एज अ बिजनेस तुम ये एक्सपेंडिचर क्लेम करोगे ना अपने बुक्स में, उसके ऊपर ये टॉपिक है। तो बोला SSC has incurred any expenditure by way of compensation to employee in connection with their voluntary retirement। कितना डिडक्शन मिलेगा? वही 1/5 फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। जितना तुम मेरे को VRS में दियो उसका 1/5 करके नेक्स्ट 5 ईयर में क्लेम कर लो। तो एकदम से याद कर सकते हो, VRS हुआ, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का 5% हुआ, या अभी ऊपर एक टॉपिक पढ़े थे अमालगमेशन डीमर्जर का खर्चा हुआ, सब 5 इंस्टॉलमेंट में मिला। इस अमालगमेशन डीमर्जर के कारण नया कंपनी, अच्छा वही बात बोला, अगर मान लो मेरा एम्प्लॉय रिटायर हो गया, हम 10 लाख दिए, पहला 2 साल हम 4-4 लाख क्लेम कर लिए, मान लो 5 साल में उसको डिवाइड करें 10 लाख को, तो 2-2 लाख करके क्लेम करना है। मान लो पहला 2 साल हम 4 लाख क्लेम कर लिए, अब मेरा कंपनी का मर्जर या डिमर्जर हो गया तो नया वाला कंपनी को रिमेनिंग 6 लाख क्लेम करने मिलेगा अगले 3 साल में। ये नॉर्मल है, ये सब जगह कॉमन टॉपिक बोला। यहाँ पे फिर बोला अगर कोई मेरे बिजनेस को एक्वायर कर ले तो उसको भी मिलेगा। ये सब कॉमन पॉइंट है, इसमें कुछ याद करने लायक अलग पढ़ने लायक नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन प्रोस्पेक्टिंग एक्सेट्रा फॉर डेवलपिंग ऑफ मिनरल्स। तुम अगर इंडिया में मिनरल्स के डेवलपमेंट का काम कर रहे हो, तुम अगर इंडियन कंपनी हो या कोई अदर इंडियन रेसिडेंट कंपनी, इंडियन रेसिडेंट बिजनेस हो, और तुम किस चीज में इन्वॉल्व एंगेज इन द ऑपरेशन रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टिंग फॉर एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स, तुम मिनरल्स को जमीन से एक्सट्रैक्ट करते हो या प्रोडक्शन का काम करते हो, और मतलब दोनों में से कोई एक भी करते हो तो मिल जाएगा। एंड नहीं, एंड होता तो दोनों करना पड़ता, बट यहाँ पे और है। और मिनरल्स कौन सा? जो 7 शेड्यूल में मेंशन है, लिस्ट याद करने का जरूरत नहीं है, मिनरल्स तुम लोग जानते हो भाई सब। तो तुम जितना खर्चा कर रहे हो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने में या उसका डेवलपमेंट में, तो पीरियड ड्यूरिंग विच द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द, तो अगर शैल बी क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन इन द प्रीवियस ईयर विद द कमेंसमेंट प्रोडक्शन या इन एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड 4 ईयर प्रोसीडिंग द ईयर इन विच द कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड। देखो क्या बोल रहे हैं, तुम अगर कोई भी लाइसेंस वाइसेंस लेने का सबके पीछे खर्चा कर रहे हो मिनरल्स का प्रोडक्शन या उसका एक्सट्रैक्शन के लिए, तो बिजनेस चालू करने के 4 साल पहले जितना भी खर्चा किया वो सब तुमको छूट मिल जाएगा। बिजनेस चालू करने के 4 साल पहले तक जितना खर्चा किया, चालू करने के बाद जो खर्चा कर रहे हो तो मिलेगा ही, चालू करने के बाद जो एवरी ईयर खर्चा कर रहे हो तो छूट मिलेगा ही, उसमें तो कोई डिबेट ही नहीं होना चाहिए। चालू करने के बाद कोई भी खर्चा करेंगे उसका छूट मिलेगा, इसमें कोई डिबेट का बात ही नहीं है। सर चालू करने के पहले का खर्चा का क्या होगा? तो बोला 4 साल तक जो खर्चा किया, क्योंकि ये सब करने में बहुत टाइम लगता है, तुमको 10 साल भी लगा होगा, 10 साल का कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बोलता है बिजनेस चालू हुआ मान लो 1 अप्रैल 2019 को, तो उसके ठीक 4 साल पहले तक, मतलब 18, 17, 16, 15, तो 1 अप्रैल 2015 से लेकर 19 तक, 15, 16, 17, 18, गलती हो गया, 16, 17, 18, 19 नहीं, अप्रैल 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18, हाँ ठीक है। तो 1 अप्रैल 2015 से लेकर 19 तक जो खर्चा किए 4 साल में उसका छूट दे देंगे। तो हर प्रीवियस ईयर में जो खर्चा किया बिजनेस चालू होने के बाद वो तो मिलेगा ही, पहले का भी 4 साल पहले तक का जो किया उसका छूट दे देंगे। क्या क्या खर्चा नॉट क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन है ये याद मत करना। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ साइट, वही बोला लैंड खरीदने का राइट या लैंड को यूज करने का राइट ले रहे हो उसका छूट नहीं देंगे।
एक्सपेंडिचर एंड एक्विजिशन ऑफ डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स ऑफ एनी राइट टू ओवरसाइज डिपॉजिट, किसी से कोई डिपॉजिट, किसी के पास मिनरल का डिपॉजिट है, उसका यूज करने का राइट खरीद रहे हो। सीधा बात गवर्नमेंट बोलता है जमीन को यूज करने का या कोई राइट खरीदने का तुमको मिल रहा है, उसका छूट नहीं देंगे आप। कोई बिल्डिंग प्लांट मशीनरी पे खर्चा कर रहे हो, डिप्रिशिएबल अलाउंसेस, अगर उस पर डिप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो तो फिर पूरा एक्सपेंडिचर छूट नहीं देंगे। कोई बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर अगर एक्वायर की हो इस बिजनेस के लिए, कोई अगर प्लांट मशीनरी फर्नीचर लियो, बिल्डिंग लियो इस काम के लिए, उस पर डिप्री अगर क्लेम कर रहे हो तो फिर पूरा फिगर क्लेम मत करना एक बार में, और अगर पूरा फिगर एक बार में क्लेम कर रहे हो तो डिप्री क्लेम मत करना। यही मेन पॉइंट था, इसमें और कुछ काम का बात नहीं है। ये ऑडिटेड होना चाहिए, ये सब ज्ञानबाजी है। कितना डिडक्शन मिलेगा तो बोला टोटल एलिजिबल एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो चालू होने के पहले का जो खर्चा है वो 10 इंस्टॉलमेंट में मिला, मतलब 10 साल में ब्रेकअप कर। और यहाँ कुछ काम का नहीं। आज यहीं स्टॉप करें।